गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मम्स पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था जुकाम और फिर बात की हमने पीलिया की। तो वो बीमारी हमने पूरी कर ली थी। आई होप आपने वो अच्छी तरह समझ ली होगी, उसको अपनी नोटबुक में मेंशन भी कर लिया होगा। आज तो करते हैं अगली बीमारी, वो है चेचक या मसूरी का। चेचक, इस बीमारी को मसूरी का भी कहते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्मॉल पॉक्स। ये आज का रोग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका रोग कारक वायरस है, वो है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस ये इसका रोग कारक होता है। ये जो रोग हुआ था सबसे पहले पशुओं में आया था और पशुओं से इंसानों में स्थानांतरित हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है और उससे रोगी के कंठ में, उसके रक्त में और उसके नासापथ, ये जो श्वास लेने वाला रास्ता होता है, इसके अंदर इस रोग का वायरस पाया जाता है। जिसका संचरण जो होता है रोग का, वो छींकने पर, खांसने पर और संपर्क में आने पर रोग का संचरण ज्यादा होता है। आपको बता रहा हूँ, वायरल डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, उनके जो संचरण के तरीके होते हैं वो लगभग समान से होते हैं। कोविड-19 जो कोरोना वायरस हो रहा है, उसका भी संचरण तरीका वही है जो चेचक का है। चेचक की छींकने पर, खांसने पर, संपर्क में आने पर रोग का प्रसारण होता है। कोविड का भी इसी प्रकार से होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर छींकने पर, खांसने पर मुख से छोटी छोटी बूंदक निकलती है और वो बूंदक वायरस युक्त होती है और उनके संपर्क में अगर रोगी आ जाता है तो रोग का संचरण एक शरीर से दूसरे शरीर में हो जाता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के अंदर सबसे पहले तेज बुखार होती है, फिर आंखें लाल हो जाती है और कमजोरी आती है। देखो, इसके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षण: आंखें लाल, ये किस कारण से होती है? तेज बुखार के कारण। तेज बुखार आएगी तो आंखें लाल हो जाएगी और आंखें लाल होने के बाद में कमजोरी महसूस होती है। वीकनेस, थकान, ये बहुत ज्यादा आने लग जाती है। फिर सारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के दाने से होने लग जाते हैं। इन दानों की उपस्थिति के कारण इसको बोलते हैं मसूरी का। क्यों कहते हैं? क्योंकि मसूर की दाल लाल रंग की होती है और उसी आकार के दाने दिखाई देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। त्वचा पर छोटे या मध्यम लाल दाने, ये इसके अंदर प्रकट होते हैं और इन्हीं के प्रकट होने के कारण इसको मसूरी का, लाल रंग के दाने होते हैं, इसके कारण इसको मसूरी का कहा जाता है। ठीक है। अब घाव जो हो जाते हैं शरीर के ऊपर, तो उन घावों को रिपेयरिंग करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए घाव को लाल दवा से, जो लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट, उस लाल दवा से उसको धोना चाहिए और साथ में पेनिसिलियम व सल्फर औषधियों का प्रयोग इसमें श्रेष्ठ होता है। पेनिसिलियम में सल्फर मेडिसिन होती है, उनका उपयोग करने पर वायरस के रोग का प्रभाव कम किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, चेचक का टीका वर्तमान में उपलब्ध है और इस टीके का उपयोग करने पर चेचक पूरी तरह से व्यक्ति भविष्य में रोग से संक्रमित नहीं हो पाता। टीके के द्वारा इसका पूर्ण बचाव होता है और सबसे बड़ी खास बात, भारत इस रोग से मुक्त हो चुका है और WHO ने घोषणा की है कि ये रोग पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। ये बहुत अच्छी खबर है कि ये रोग पूरी पृथ्वी पर अब बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले वायरस का जो संक्रमित रोग था, ये बच्चों के अंदर और वयस्कों में बहुत ज्यादा फैलता था। अब इसका टीका नहीं लगाया जाता क्योंकि इस रोग का उन्मूलन हो चुका है, इसका वायरस धरातल पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अब यह रोग प्रकट नहीं होता और कारण ये है कि सभी को इसको टीका लगाया जा चुका है और उसके प्रति लोगों के अंदर रेगुलर इम्यूनिटी जनरेट हो रही है। तो इसलिए ये वायरस शरीर के लिए कैसा हो गया? निष्प्रभावी हो गया।
तो ये था अपना चेचक। नेक्स्ट ये शुरू करते हैं, वो है हेपेटाइटिस या यकृत शोथ। हेपेटाइटिस, इसी का नाम है यकृत शोथ। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ ये रोग है, ये भी एक वायरस संक्रामक रोग है और मूल रूप से इस रोग का प्रभाव होता है वो बच्चों पर और वयस्कों पर, एडल्ट लोगों पर क्या होता है, ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस रोग मूल रूप से 6 इसके रोग, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, एफ है। ये 6 इसके प्रकार है। अपने सिलेबस में विवरण है वो इनका है, क्योंकि ये कॉमन और मोस्ट इफेक्टेबल, मुख्य प्रभावी ये दो हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो अपने सिलेबस में हम इन दो रोग कारकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं हेपेटाइटिस ए, जिसे अपन ने पहले पढ़ा भी है, पी लिया, ये वही हेपेटाइटिस ए है। तो देखो हेपेटाइटिस ए, इसको पीलिया भी कहते हैं। तो पीलिया का अपने पढ़ा है रोग कारक, हेपेटाइटिस वायरस कौन सा, ए, इसका रोग कारक था और ये मूल रूप से लीवर को इफेक्ट करता है। इस रोग का जो संचरण होता है वो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा होता है। तो बचाव का तरीका अपन ने पढ़ा था कि भोजन हमेशा ढक के रखना चाहिए, खुला भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन को ढकने से ये फायदा होगा कि मक्खियां उस पर नहीं बैठेगी, क्योंकि मक्खियां इन रोगों के संचरण का मुख्य वाहक होती है। पानी हमेशा उबाल कर पानी पीना चाहिए, मटके से पानी निकाले तो डंडे वाले लोटे से प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ साधन है जिनका प्रयोग करके हम रोग से बच सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से इस रोग के वायरस मलमूत्र के साथ में बाहर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा जो बचाव का तरीका है वो यही है कि खुले के अंदर शौच या मलमूत्र का निष्कासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर मक्खियों के द्वारा रोग का संचरण बहुत तेजी से होता है और यह रोग महामारी के रूप में फैलने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो उसके संचरण तरीके हैं वो है मक्खियों का मुख्य रोल होता है। तो ये बहुत कॉमन है, इसका वेक्टर है और ये बहुत तेजी से रोगों को फैलाने में सक्षम है। तो इस रोग से बचने का तरीका केवल इसका बचाव और जागरूकता ही है। वयस्क लोगों में यह रोग बहुत घातक होता है और उनके लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ये था हेपेटाइटिस ए, जो हमने पीलिया में पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब है नेक्स्ट डिजीज, वो है यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी। इस रोग को सीरम यकृत शोथ भी कहते हैं, सीरम यकृत शोथ भी कहते हैं। इस रोग का जो रोग कारक होता है वो होता है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका हेपेटाइटिस ए वायरस था, इसका आ गया हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी खोज की थी, खोज करता है 1965 में वैज्ञानिक थे ब्लूमबर्ग ने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में इस वायरस की खोज की थी और इसी कारण ब्लूमबर्ग को 1977 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आदिवासी में मिलने के कारण इस HBV वायरस को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन
ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका टीकाकरण वाला जो कार्ड होता है उस कार्ड को देखोगे तो उस कार्ड के अंदर आपको HPV ऑब्लिक ऑस्ट्रेलियन एंटीजन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ब्लूमबर्ग ने इसकी खोज ऑस्ट्रेलियन आदिवासी में की थी, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब शुरू करते हैं आगे। ये जो वायरस है ये वयस्कों पर ज्यादा प्रभाव डालता है और वयस्कों के अंदर इस रोग का लक्षण या इसकी जो स्थिति है वो सामने देखने को मिलती है। यकृत स्रोत लगभग HIV वायरस के समान ही संचरित होता है। तो संचरण की जो मुख्य कारण है मैं उन पर डिस्कस कर रहा हूँ अब से। संचरण, देखो संचरण का सबसे पहला तरीका तो होता है संक्रमित रक्त द्वारा। जो अपन ने HIV में बात की थी, मतलब दूषित रक्त का आदान प्रदान करने पर इस रोग का संचरण ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं अगली, तो इसका स्थानांतरण होता है वो संक्रमित सुई, संक्रमित चिकित्सीय उपकरणों के द्वारा। संक्रमित चिकित्सीय उपकरण जैसे सुई, कैंची आदि के द्वारा इस रोग का संचरण होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर अपना जो बॉक्स होता है स्टील का, उसको बोलते हैं अपन स्टेलाइज बॉक्स, उसके अंदर क्या रहता है, इन उपकरणों को रखते हैं और वो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है जिससे वो जीवाणु मुक्त, विषाणु मुक्त होते हैं। आजकल डिस्पोजल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं संक्रमित स्त्री से गर्भस्थ शिशु को। फिर असुरक्षित यौन संबंध से, ये भी क्या होता है, रोग का संचरण होता है। फिर आपने देखा होगा नशीले या मादक पदार्थ जो सुई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कई लोग इंजेक्शन लगाकर ड्रग्स या नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो और अगर उसने इंजेक्शन लगा लिया और वो इंजेक्शन किसी स्वस्थ व्यक्ति नशीले पदार्थ के लिए लगा लेता है तो उसको रोग का संचरण हो सकता है। इसके अलावा जो नाक कान की जो बींदने काम होता है, तो ज्वेलरी शॉप पर आप जाते हो, नाक में ऑर्नामेंट पहनते हैं, कान में पहनते हैं, तो उसमें अगर उसका उपकरण संक्रमित होता है तो वो संचरण हो सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक कान को छिदाने वाले उपकरण ये भी कैसे हो, संक्रमित हो। फिर पुरुषों के अंदर जो शेविंग करवाते हैं, रेजर का इस्तेमाल करते हैं, उस्त्रे का इस्तेमाल करते हैं, अगर वह संक्रमित व्यक्ति ने उससे शेव बनवाई है और अगर स्वस्थ व्यक्ति ने उसे बनवा ली और अगर वो पूरी तरह से निर्जलित नहीं है तो ऐसे केस में स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रोग का संचरण हो जाता है। फिर बात करते हैं अगली, तो आपने देखा होगा आजकल युवाओं में ट्रेंड है टैटू डिजाइनिंग का। टैटू बनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन टैटू के अंदर जो सामान्य स्तर पर जो लोग टैटू का डिजाइन काम करते हैं तो उसके उपकरण बहुत महंगे आते हैं, उसको निर्जलित करना महंगा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक ही सुई का प्रयोग बार बार करते रहते हैं, उसे साधारण पानी से या डिटॉल से साफ कर लेते हैं। ऐसा होने पर वायरस नष्ट नहीं होता। तो हमेशा इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि टैटू शॉप हेपेटाइटिस वायरस को संक्रमित करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वर्तमान के अंदर यह पश्चिमी देशों के अंदर जो ये रोग फैल रहा है उसका मुख्य कारण यही है, टैटू डिजाइनिंग। तो ये वो मुख्य कारण थे जिसके कारण रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है।
अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। हेपेटाइटिस बी के जो मुख्य लक्षण है, इन लक्षणों के अंदर सबसे पहले तो फीवर जनरेट होता है, बुखार आती है। बुखार के साथ साथ पीलिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद उल्टी चालू हो जाती है और मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है और साथ में रोगी को बुखार के साथ साथ भूख कम लगती है। ये ऐसे लक्षण हैं जो सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। तो देखिए, बुखार, बुखार के साथ में पीलिया, पीलिया होने पर क्या होगा, उल्टी, उल्टी होने पर कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, सिरदर्द के साथ में भूख न लगना। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो कॉमनली यकृत बी के वायरस के संक्रमण के कारण लक्षण प्रकट होते हैं। इसके साथ साथ अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट जनरेट होते हैं और लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो धीरे धीरे यह रोग बढ़ता जाएगा और यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है और इससे यकृत कैंसर, यकृत में सूजन या यकृत शोथ, ये गंभीर परिणाम है। ऐसे रोग प्रकट होते हैं। शुरुआती लक्षण ये है, इनका अगर उपचार न करवाया जाए तो ये ऐसे घातक रोग, घातक बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसमें लापरवाही नुकसानदायक है। अब इसका जांच, जो परीक्षण होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस शरीर के अंदर प्रतिरक्षी अनुक्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए रक्त में क्या करेंगे, उन विशिष्ट प्रतिरक्षियों की उपस्थिति, रक्त में उन विशिष्ट प्रतिरक्षियों की, प्रतिपिंडों की उपस्थिति के आधार पर इस रोग का डिटर्मिनेशन या क्या उसका निदान किया जाता है, डिटर्मिनेशन या निदान किया जाता है। तो ये था इस रोग का निदान। फिर बात करते हैं बचाव व उपचार। तो बचाव उपचार जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं संचरण के तरीके, उनसे दूर रहकर इस रोग से आसानी से बचा जा सकता है। मतलब हमेशा रक्त एक निश्चित ब्लड बैंक से परचेज करना चाहिए। फिर संक्रमित औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी किसी ज्वेलरी शॉप पर नाक और कान में छेद करवाएं तो वो निर्जमित उपकरण होना चाहिए। टेटू बनवाते समय वो उपकरण, सुई को पूरी तरह निर्जमित या किसी बड़े ब्रांड से या किसी बड़े अच्छी जहाँ पर निर्जमीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए वहाँ पर काम करवाना चाहिए। उस तरह का प्रयोग, पॉसिबिलिटी ये हो तो शेव घर पे बनानी चाहिए, और अगर बाहर बनवाने की संभावना हो तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसको अच्छी तरह उपकरणों को क्या किया गया है, निर्जमित किया गया है। अन्यथा आप अपनी सामग्री साथ में ले जा सकते हैं। इसके अलावा यकृत शोथ से संक्रमित महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध से परहेज रखना चाहिए। तो ये इस तरीके हैं जिसके द्वारा हम आसानी से यकृत शोथ के संचरण को रोक सकते हैं। तो ये थे इसके बचाव के तरीके थे। और उसके पश्चात इसके लिए टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस वायरस के लिए टीके उपलब्ध है। इन टीके का उपयोग करके आप भविष्य में आसानी से पूर्णतया रोग से बचाव किया जा सकता है। तो ये था अपना हेपेटाइटिस रोग, जिसको हमने डिटेलली पढ़ लिया। तो यहाँ पर अपना वायरस जनित रोग पूरे हो। तो टोटल अपन ने वायरस जनित रोग जो पढ़ लिए वो, तो अब तक अपन ने बैक्टीरियल और वायरल इन दोनों रोगों को पूरा पढ़ लिया। अब आज नया शुरू करते हैं, वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखते हैं आगे। तो शुरू करते हैं प्रोटोजोअल जनित रोग। जो सबसे कॉमन
जो सबसे साधारण प्रोटोजोआ है वो है अमीबा, और अपने सिलेबस में जो सबसे डिस्क्राइब, जिसका सबसे ज्यादा विवरण दे रखा है वो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, एक साधारण प्रोटोजोआ होता है वो है अमीबा, और एक अपने सिलेबस में जो विशिष्ट है वो है प्लाज्मोडियम। तो इसके बारे में डिटेलली बात करेंगे। पहले मैं आप टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सिलेबस के कुछ विशिष्ट प्रोटोजोन्स है उसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देखिए डायग्राम। तो डायग्राम आपने देखा, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ जनित रोग वो है अमीबता। इस रोग को अमीबियासिस भी कहते हैं क्योंकि ये अमीबा द्वारा उत्पन्न होता है। अमीबियासिस, अमीबा के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का जो साधारण नाम है, जिसे साधारण तौर पर कहते हैं, वो है अमीबी पेचिस भी कहते हैं। अब पेचिस नाम आ गया तो पेचिस पेट से संबंधित है। इसका मतलब इस रोग के अंदर पेट में दर्द, पेट में जलन, पेट में मरोड़, लूज मोशन, ये इसके साधारण लक्षण होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रोग के रोग कारक की, तो रोग कारक वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका रोग कारक है। पहला पद वंश को, दूसरा पद जाति को दर्शा रहा है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा उत्पन्न ये रोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इस रोग के जो मुख्य लक्षण है, इन लक्षणों के अंदर जो रोग कारक का लार्वा अवस्था होती है, जो रोग कारक की प्रोफोजाइट अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर यह आहार नाल की अपने आंत की भित्ति में प्रवेश कर जाता है, और भित्ति में प्रवेश कर इसके द्वारा स्रावित एंजाइम भित्ति की सतह को गलाना चालू कर देते हैं, और उसके कारण इसकी आंत की सतह पर छोटे उभार या छाले प्रकट हो जाते हैं। इन छालों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये छाले बढ़कर टूट जाते हैं, और टूटने पर छालों के अंदर जो भरा हुआ म्यूकस होता है, जो इसमें रक्त होता है, वो आहार नाल के अंदर आ जाता है। तो देखिए कैसे, जैसे ये अपनी जैसे मैंने डायग्राम बनाया पाचन तंत्र का। जैसे ये हाथ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाथ की दीवार, ये खोखला भाग है जिसमें भोजन प्रवाहित होता है। अब ये रोग कारक क्या करता है, इस आंत की सतह को तोड़कर भीतर आ गया। जैसे ये देखो, ये भीतर आ गया। अब यह करेगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर छाले पैदा करने लग जाता है। ये इस तरह से उभार पैदा कर देगा। इन उभारों के टूटने पर, इन टूटने में यहां से म्यूकस और रक्त, यहां से म्यूकस और रक्त कहां आ गया, इस नलिका में आ गया, और ये आहार नाल के साथ ये मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अब ये उभार होने पर पेट में दर्द होगा और मरोड़ उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो वही घावों के कारण, और मल के साथ में रक्त और श्लेष्मा, ये यहाँ से होकर, देखो यहाँ से है, यहाँ से, ये यहाँ से होकर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो उसकी जो लक्षण है, उन लक्षणों के अंदर क्या क्या होगा, आंतरिक धातुओं में बताई आपको ये होंगे,
इसके बाद में क्या होगा, मल के साथ में श्लेष्मा और रक्त निकलने लगता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। और इस समय रोगी को बुखार उत्पन्न नहीं होता। फिर दिन भर पेट में भारीपन, पेट में जलन और पेट में दर्द, मरोड़ आते रहते हैं और फिर धीरे धीरे रोगी कमजोर होता जाता है। इस रोग का जो प्रसारण होता है वो मक्खियों द्वारा होता है, क्योंकि अगर खुले में शौच का निस्तापन किया जाता है तो मक्खियाँ उस शौच पर, उस मल पर, उस रोग कारक को अपने साथ में खाने की वस्तुओं पर स्थानांतरित कर देती है। तो बिना ढका खुला हुआ भोजन खाने पर रोग का संचरण तेजी से फैलता है। तो ये इसका संचरण था। इसके अलावा दूषित जल का प्रयोग करने पर, जैसे नदी किनारे कोई व्यक्ति मलमूत्र का विसर्जन करता है तो वो मलमूत्र पानी में घुल जाते हैं और ऐसा होने पर वो जल अगर व्यक्ति द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो पुनः इस रोग का संचरण चलता रहता है। तो पानी हमेशा उबालकर ढककर रखना, पानी उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए, पानी हमेशा ढककर रखना चाहिए, डंडे वाले लोटे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम रोग से बच सकते हैं। और इसके अलावा इस रोग के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन होती है, जैसे फिर इस रोग से बचाव के लिए एमेटिन, फ्यूसेजिलिन, मेट्रोनिडेजोल, ये कुछ औषधियाँ हैं। इसकी जो वाहक होती है वो है घरेलू मक्खी, और उपचार के लिए एमेटिन, फ्यूसिजिलेन और मेट्रोनिडेजोल, ये औषधियाँ इसमें प्रभावी होती है। तो इनका प्रयोग करके आसानी से हम इस रोग से बच सकते हैं।